हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के सबसे लास्ट टॉपिक में स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री है क्या? स्टोइचियोमेट्री का अगर हिंदी में हम बात करें तो इसे कहते हैं रस समीकरण। रस समीकरण। रस समीकरण। स्टोइचियोमेट्री है क्या, रस समीकरण है क्या? बहुत ही आसान तरीके से हम जानेंगे। आपने अब तक के अगर सारी वीडियो समझ लिए हैं तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा ये रस समीकरण है क्या, या जिसे इंग्लिश में स्टोइचियोमेट्री कहते हैं। स्टोइचियोमेट्री का मतलब क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों, जिसे कि हम रिएक्टेंट कहते हैं, और उत्पादों की मात्राओं में जो संबंध होता है उसे अभिक्रिया की स्टोइचियोमेट्री कहा जाता है। वैसे शाब्दिक अर्थ पर जाए तो स्टोइचियो का मतलब होता है एलिमेंट और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट करना, यानी एलिमेंट का मेजरमेंट करना। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी रिएक्टेंट यूज होते हैं और जो भी प्रोडक्ट बनते हैं रिएक्टेंट के द्वारा, उनमें जो एलिमेंट बन रहा है, जो तत्व बन रहा है, वो कितनी मात्रा में बन रहा है, किस यूनिट में बन रहा है, इसी के बारे में हम जानकारी लेंगे। यानी अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप बताएगा वो रिएक्टेंट किस रिलेशनशिप में प्रोडक्ट से रिलेशन रखता है। यानी अगर आपने रिएक्शन में मास में ले रखा है, रिएक्शन में रिएक्टेंट को मास में ले रखा है, तो वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो मास में कितना बनेगा, या अगर आपने मास में ले रखा है तो वो वॉल्यूम में कितना बनेगा, या मोल में ले रखा है तो मोल में कितना बनेगा, या मोल में ले रखा है तो ग्राम में कितना बनेगा, इसी के बारे में अगर हमें जानकारी प्राप्त होती है तो उसे ही हम स्टोइचियोमेट्री कहते हैं। स्टोइचियोमेट्री का मतलब रिलेशनशिप मैंने आपको बताया, जो रिएक्शन में मात्रा हम ले रहे हैं उस रिएक्टेंट की, और जो मात्रा हमें प्राप्त हो रही है वो किस रिलेशन में प्राप्त हो रही है और कितना प्राप्त हो रही है, इसी के बारे में हम जानेंगे। बिल्कुल, मास टू मास का रिलेशन जानेंगे, मास टू वॉल्यूम का रिलेशन जानेंगे, मोल टू मोल रिलेशन जानेंगे और मोल टू ग्राम रिलेशन जानेंगे। तो कुछ पॉइंट है, कुछ टर्म है जिन्हें हमें जानना जरूरी है। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट एक टर्म आता है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसका मतलब क्या हो गया? हमने लिखा है कि अभिकारकों एवं उत्पादों के सूत्रों के गुणांक स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक कहलाते हैं। यानी जो गुणांक होगा, सूत्रों के साथ में जो गुणांक होगा, जो केमिकल रिएक्शन आप लिखेंगे उस केमिकल रिएक्शन के साथ में जो भी कोफिशिएंट आएगा उसे ही स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहा जाता है। और साथ में एक वर्ड और लिखा गया है कि मात्राएं जो मात्रा होती है, जो मात्रा आप ले रहे हैं, मोल में ले रहे हैं, ग्राम में ले रहे हैं, मास में ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं आप, उसी मात्रा को हम स्टोइचियोमेट्रिक क्वांटिटी कहते हैं। अब देखेंगे, देखिए मान लीजिए कोई रिएक्शन है, यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है, कोई रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रिएक्शन करके अमोनिया बना रहे हैं, और यहाँ पे मैंने आपको बताया स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है भाई। लिखा है डिफिनीशन में, अभिकारकों उत्पादों के सूत्रों के गुणांक। गुणांक क्या है भैया? हाइड्रोजन के गुणांक क्या है? 3 है, तो यही तो हो गया आपका स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक। तो अगर हाइड्रोजन के आपने सामने सूत्र के सामने लिखा है सूत्रों के गुणांक, गुणांक में क्या है? 3 है, तो वही क्या कहलाते हैं? स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक कहलाते हैं। यानी कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के रिएक्शन में जो कि अमोनिया बन रहा है, हाइड्रोजन का अगर गुणांक देखें तो 3 है, नाइट्रोजन के पास कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, तो 1 कह सकते हैं यहाँ पर क्वांटिटी। और यहाँ पर क्या है? अमोनिया में आपका बन रहा है अमोनिया, तो यहाँ पर जो स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक कोफिशिएंट है वो 2 है, तो यहाँ पर भी इस बात को हम लिख सकते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक। कुल मिलाकर के रिलेशनशिप दिखाना है, यानी कि उसकी जो यूनिट है वो यूनिट कन्वर्ट होगी एक से दूसरे में। यानी मॉस है तो मॉस में भी पूछा जा सकता है, मॉस का आपका वॉल्यूम में पूछा जा सकता है, या मोल है तो मोल में पूछा जा सकता है, मोल है तो ग्राम में पूछा जा सकता है।
जस्ट इसका अपोजिट भी किया जा सकता है। वॉल्यूम में दिया होगा मास में कन्वर्ट होगा, हो सकता है, या मोल में दिया हो तो मोल में कन्वर्ट करना हो, या ग्राम में दिया है तो मोल में कन्वर्ट करेंगे। यही कन्वर्सेशन जो हम कर रहे हैं, रिलेशनशिप जो दिखा रहे हैं, यही रिलेशनशिप स्टोइचियोमेट्री कहा जाता है। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा इस रिएक्शन के द्वारा। अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे स्टोइचियोमेट्री के बारे में हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, यूनिटों का कैसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कैसे बदल रहे हैं। चलिए भैया, आगे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है स्टोइचियोमेट्री। उदाहरण दिया है 24.5 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट। हो सकता है फार्मूले के रूप में आपको दिया हो या नहीं दिया है, तो हम फार्मूला लिख ले रहे हैं। 24.5 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट का पूर्ण अपघटन करने पर ऑक्सीजन की कितनी मात्रा भार में प्राप्त होगी? भार में प्राप्त होगी। सवाल है 24.5 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट का पूर्ण अपघटन करने पर ऑक्सीजन की कितनी मात्रा भार में प्राप्त होगी। और भी सवाल में थोड़ा सा जोड़ रहा हूं। ईएनटीपी पर ऑक्सीजन का आयतन ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपको दिया गया है 24.5 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट का पूर्ण अपघटन करने पर ऑक्सीजन की कितनी मात्रा भार में प्राप्त होगी, और एनटीपी पर प्राप्त ऑक्सीजन का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि मास टू वॉल्यूम की बात कर रहा है और मास टू मास की बात कर रहा है। मास में दे रखा है, भार पूछ रहा है, यानी मास में, मास टू मास में यहाँ पर निकालना है। और मैंने थोड़ा सा शब्द जोड़ दिया है, एक ही एग्जाम्पल में मैंने वॉल्यूम भी दिखा दिया है। इधर मास में दे रखा है, मास टू वॉल्यूम में कन्वर्सेशन भी हो जाएगा। यानी कि दो बातों को हम एक ही एग्जाम्पल में आसानी से समझेंगे। अब देखेंगे, पहली चीज तो ये जानिए भैया, सवाल तो हमने लिख लिया, अब करेंगे क्या, हमें क्या क्या पता होना चाहिए, गणना कैसे करेंगे, थोड़ा सा पॉइंट में लिखेंगे। गणना करने के नियम क्या होना चाहिए, गणना कैसे करेंगे, गणना कैसे करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा हम पॉइंट लिख रहे हैं, इसे आप नोट करेंगे आसानी से। पहला पॉइंट, पहले तो आपको क्या लिखना है, रासायनिक समीकरण लिखना है। क्या लिखना है भैया, रासायनिक समीकरण लिखना है। जो भी आपका केमिकल रिएक्शन दे रखा है वो केमिकल रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा। रासायनिक समीकरण लिखें, पहला पॉइंट। तो पहले पॉइंट में क्या करेंगे भैया, गणना कैसे करेंगे, रासायनिक समीकरण लिखेंगे। दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे भैया, रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे, बैलेंस करेंगे। रासायनिक समीकरण को बैलेंस करेंगे, संतुलित करेंगे, या जिसे हम कहते हैं बैलेंस करेंगे। संतुलित या ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंस करेंगे, दोनों साइड में, रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी संतुलित करेंगे। ये पॉइंट याद रखेंगे, ये आपके बड़े काम के पॉइंट हैं। ठीक है भाई, पहले पॉइंट में रासायनिक समीकरण लिखेंगे, दूसरे पॉइंट में रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। बिल्कुल। अब तीसरे पॉइंट में क्या करेंगे भैया, मोल की गणना करेंगे। ठीक है ना, मोल की गणना करेंगे, ये भी आप याद रखेंगे, मोल की गणना करेंगे। ठीक है भाई, तीसरे पॉइंट में मोल की गणना करेंगे। और चौथे पॉइंट में आपको बताने वाला हूं क्या महत्वपूर्ण चीज है। चौथे पॉइंट में 1 ग्राम मोल में, किसी भी गैस के 1 ग्राम मोल में, 1 ग्राम मोल में याद रखेंगे ये पॉइंट, 1 ग्राम मोल में जो अणुओं की संख्या होती है वो एवोगैड्रो संख्या के बराबर होती है। अणुओं की संख्या होती है, संख्या 1 ग्राम मोल में अणुओं की संख्या एवोगैड्रो संख्या के बराबर होती है। इसे आप याद रखेंगे, ये पॉइंट आपको याद रखना है, बराबर होती है, ये पॉइंट याद रखना है इसे आपको। और एवोगैड्रो की संख्या का मान होता है कितना,
6.023 इंटू 10⁻23 अणु। ये पॉइंट आपको याद रखना है भैया। ये अगर याद रहेगा तो आपको सवाल में आसानी होगी। तो चौथा पॉइंट आप ये याद रखेंगे। पांचवा और लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है, एनटीपी पर या एसटीपी पर किसी भी गैस के 1 ग्राम मोल का आयतन पर 1 ग्राम मोल का आयतन 1 ग्राम मोल का आयतन मोल बराबर होता है 22.4 लीटर, या इसी को लिखते हैं 22,400 मिलीलीटर। ये पॉइंट आपको याद रखना है। बिल्कुल, अगर आप स्टोइचियोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ये 5 पॉइंट मैंने जो लिखा है इसे आप याद रखेंगे। अगर आपको ये चीजें आती हैं, पता है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से गणना कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है भाई, रासायनिक समीकरण लिखेंगे। देखिए भाई, 9th लेवल पे तो रासायनिक समीकरण दे रखा होता है, लेकिन 11th लेवल पे रासायनिक समीकरण आपको खुद बनाना पड़ेगा। आप धीरे धीरे जैसे जैसे केमिस्ट्री पढ़ते जाएंगे, आप रिएक्शन को समझते जाएंगे, आप उसे भी आराम से कर लेंगे। रासायनिक समीकरण लिखेंगे, फिर रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे दूसरे पॉइंट में। तीसरे में मोल की गणना कर लेंगे, कितना मोल बन रहा है हमारा। फिर चौथे पॉइंट में 1 ग्राम मोल में अणुओं की संख्या जो होती है वो एवोगैड्रो संख्या के बराबर होती है, और एवोगैड्रो संख्या का मान 6.023 इंटू 10⁻23 अणु होता है। ये याद रखेंगे। और लास्ट में एनटीपी पर या एसटीपी पर किसी भी गैस के 1 ग्राम मोल में 1 ग्राम मोल का जो आयतन होता है वो होता है 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर। ठीक है भाई, ये चीज अगर आपको पता है तो अब हम आसानी से गणना कर लेंगे। चलिए आगे हम सवाल देखते हैं। देखिए, परमाणु भार तो कई बार दिया भी होता है, नहीं भी दिया होता है, हमें याद हो जाएगा। कई बार अगर हम लिखेंगे तो हमें याद हो जाएगा। पोटेशियम का 39, क्लोरीन का 35.5 होता है, ऑक्सीजन का आपका 16 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये अगर आपको पता है तो आप आसानी से गणना करेंगे। आइए हम एक रिएक्शन बनाते हैं। हमारे पहले पॉइंट पर हमें चलना है। पहले पॉइंट पर ध्यान देंगे, लिखेंगे रासायनिक समीकरण, यानी कि रासायनिक समीकरण पोटेशियम क्लोरेट का हम पूर्ण अपघटन करेंगे तो हमें क्या बनेगा भाई, KCl पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। और सवाल में यही पूछा है कि पूर्ण अपघटन करने पर ऑक्सीजन की कितनी मात्रा भार में प्राप्त होगी। अब देखेंगे भैया, दूसरे पॉइंट पे चलेंगे। रिएक्शन तो हमने लिख लिया है, दूसरे पॉइंट में चलेंगे। हमने क्या कहा था, रासायनिक समीकरण को बैलेंस करेंगे भैया। बैलेंस में आप देखेंगे क्या हो रहा है भैया, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, मतलब गड़बड़ है यहाँ पे। इसको हम सही करेंगे तो सही का मतलब क्या करेंगे भैया, यहाँ पर अगर हम 2 से कर देते हैं तो 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ 3 कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा भाई। चलिए, 6 ऑक्सीजन यहाँ पर, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे। पोटेशियम लेकिन बढ़ जा रहा है, 2 हो जा रहा है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर भी 2 कर दें क्या, हाँ बिल्कुल, पोटेशियम हो जाएगा। क्लोरीन 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया। अब हम देख रहे हैं परमाणु की दृष्टि से हमारा रिएक्शन जो है पूरी तरह से बैलेंस हो गया है। अब क्या देखेंगे, अब हमने क्या कहा था, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ध्यान देंगे भैया, जो यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है ये आपके क्वांटिटी को भी बताता है। स्टोइचियोमेट्रिक क्वांटिटी को भी बताता है। किसको बताता है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को भी बताता है। ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे। और ये कई बार और क्या बताता है भाई, ये मॉलिक्यूल्स का नंबर भी बताता है। कितने मॉलिक्यूल हैं पोटेशियम क्लोराइड के, 2 मॉलिक्यूल हैं। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं भाई, 3 मॉलिक्यूल हैं। पोटेशियम क्लोराइड के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या बताता है, ये बताता है अमाउंट, मात्रा भी बताता है, और साथ साथ ये मॉलिक्यूल्स की संख्या भी बताता है। तो यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, यहाँ पर हमें मात्रा, चूंकि हम स्टोइचियोमेट्री पढ़ रहे हैं तो स्टोइचियोमेट्री का मतलब होता है मात्रा के बारे में। अब देखेंगे, इसका मतलब यहाँ पर 2 लिखा है, इसका मतलब ये यहाँ पर क्या है, 2 मोल। कितना है भैया, 2 मोल। और यहाँ पर जो बन रहा है वो भी आपका क्या है, 2 मोल। लेकिन हमें इसकी चर्चा नहीं करनी, हमसे ऑक्सीजन की बात किया है तो हम ऑक्सीजन की बात करेंगे। 3 मोल ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 मोल ऑक्सीजन हो गया।
बिल्कुल यहाँ तक की बात समझ में आई। रिएक्शन को हमने क्या किया, रिएक्शन को हमने संतुलित किया और फिर हमने मोल की गणना करनी थी, हमने मोल की गणना कर लिया। अब मोल का मतलब क्या हो गया, अणुभार हमें पता होना चाहिए। अणुभार पोटेशियम का कितना है भाई, 39 है। और ये क्लोरीन का आपका आया यहाँ पर, अणुभार निकाल लेंगे भैया, अणुभार निकालेंगे तो निकालेंगे 39 आएगा पोटेशियम का, और क्लोरीन का 35.5 आएगा, और ऑक्सीजन 3 है तो 16 48 आएगा। इसको हम ऐड कर लेंगे भैया, यानी कि 122.5 ग्राम आ गया, 122.5 ग्राम। तो इसी बात को हम यहाँ पर लिखने वाले हैं भैया, यहाँ पर लिखने वाले हैं क्या, 2 × 122.5 ग्राम, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेफिनेशन के अनुसार, मोल कॉन्सेप्ट की धारणा के अनुसार हम ये पॉइंट लिख सकते हैं। मोल धारणा क्या है कि किसी भी अणु का जितना अणुभार होता है, अगर उतना भार हम ग्राम में ले ले तो हम कहते हैं कि हमने उसका 1 मोल ले लिया है। चलो भाई, ये इसका मोलर मास आ गया। गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई, ये 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 1 5, 2 दूना 4 और 2 1 कम 2, यानी कि आएगा 245 ग्राम। ठीक है भाई। ऑक्सीजन किसी तरह से कर लेंगे भैया, ये कितनी मात्रा है प्राप्त हो रही है, यानी कि 3 मोल। मोल का मतलब हो गया आपको यहाँ से ऑक्सीजन का 16 है, 16 दूनी 32 हो गया, सॉरी हाँ 32 हो गया। 32 का क्या करेंगे भैया, हम 3 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यानी कि 96 ग्राम ऑक्सीजन। यानी कि इससे आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ इससे ये पता चल रहा है भैया कि पोटेशियम क्लोरेट की जो मात्रा है 245 ग्राम है। 245 ग्राम मात्रा का जब पूर्ण अपघटन हो रहा है तो हमें 96 ग्राम ऑक्सीजन मिल रही है, 96 ग्राम ऑक्सीजन मिल रही है। इसका मतलब क्या हो गया, 245 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है कितना, ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है कितना भैया, 96 ग्राम। ठीक है, 96 ग्राम। अब देखेंगे इसका मतलब 1 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड से ऑक्सीजन कितनी प्राप्त होगी भैया, 96/245। 1 ग्राम का हमने निकाला, इतना आ गया। अब क्या करेंगे भैया, अब हम क्या करेंगे, हमें सवाल में दे रखा 24.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड लिया था, तो 24.5 ग्राम अगर हम ये ले रहे हैं पोटेशियम क्लोराइड को, तो इसमें कितने ऑक्सीजन प्राप्त होगी, यानी कि 96/245 गुणे कितना हो जाएगा भाई, 24.5। कैलकुलेट करेंगे भैया, कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा, कट जाएगा, ये बचेगा यहाँ पर 10, और 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9.5 ग्राम, यानी कि जो ऑक्सीजन की मात्रा हमें प्राप्त हुई 9.6 ग्राम मिल गई। ठीक है भैया, ये सवाल समझ में आया। इसी तरह से बहुत आसान तरीके से आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिया था, ग्राम में लिया था, हमारी वैल्यू भी ग्राम में आई। तो ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है भैया, ये है मास टू मास का एग्जाम्पल। अब देखेंगे भैया, अभी आपको ऑक्सीजन जो प्राप्त हुई, ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की जो मात्रा प्राप्त हुई है आपको, वो प्राप्त हुई है 9.6 ग्राम, 9.6 ग्राम। आप ध्यान देंगे भैया, 9.6 ग्राम। अब क्या करेंगे, आपको पता है आयतन पूछ रहा है एनटीपी पर, एनटीपी पर ऑक्सीजन का आयतन पूछ रहा है। एनटीपी पर ऑक्सीजन के 1 ग्राम मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर, और 1 ग्राम मोल का मतलब ऑक्सीजन है 16, तो 16 का 2 से गुणा करेंगे, यानी कि 32 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 32 ग्राम। जब ये 32 ग्राम आ गया तो इसका मतलब हो गया कि 32 ग्राम, यानी अर्थात यहाँ लिखेंगे अर्थात 32 ग्राम ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन का एनटीपी पर आयतन, एनटीपी पर आयतन कितना हो रहा है भाई, 22,400 ml या 22.4 लीटर हो रहा है, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो ये तो हो गया आपका 32 ग्राम। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन का एनटीपी पर आयतन क्या होगा भैया, 22.4 बटे आपका हो जाएगा 32, और आपका सवाल में आया 9.6 ग्राम, तो ऑक्सीजन की मात्रा में 9.6 ग्राम प्राप्त हुई है।
तो 9.6 ग्राम। ऑक्सीजन का एनटीपी पर आयतन कितना होगा भैया? बिल्कुल इसी में क्या करेंगे, 22.4 बटे 32 का हम 9.6 से गुणा कर देंगे भैया। सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 32 तिया 3 दूनी 6 3 करो 3 बार जाएगा, यानी कि यहाँ पर अगर 3 बार जाएगा तो ये हो गया आपका 0.3। गुणा कर लेंगे भैया तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 एक 7 होगा, सॉरी 3 दूनी 6 एक 7, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 एक 7, 3 दूनी 6, यानी 6.72 लीटर आएगा भैया, लीटर। एक और एग्जाम्पल हम समझते हैं, एग्जाम्पल दूसरा। सवाल है 7.95 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। सवाल है जल की कितनी मात्रा बनेगी? जल की कितनी मात्रा बनेगी? कितनी मात्रा बनेगी? जल में अणुओं की संख्या भी ज्ञात कीजिए। सवाल में है जल में अणुओं की संख्या भी ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे भैया इस सवाल में क्या है, बिल्कुल सेम वैसे ही है, मोस्ट टू मोस्ट रिलेशनशिप ही देखना है। कैसे करेंगे भैया? आपको पहले मैंने बताया था रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन क्या है भैया? क्यूप्रिक ऑक्साइड, इस पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जा रही है। हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जा रही है तो बन रहा है जल। आपका क्या बन रहा है? जल। तो रिएक्शन ऐसे ही है। अब दूसरे स्टेप में इसकी बैलेंस चेक कर लेंगे। कॉपर एक है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1, यानी कि इसको बैलेंस करने की तो आवश्यकता ही नहीं, ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, हमने कहा था मोल में इसकी मात्रा निकालेंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, इसका मतलब 1 मोल लिखेंगे यहाँ पर। और दूसरा बन क्या रहा है? जल का निकालना है, तो यहाँ पर जल के सामने कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब 1 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 मोल जल। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब क्या करेंगे, हम इसे ग्राम में निकाल लेंगे। 1 मोल का मतलब है क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक का दे रखा है 63.5 और ऑक्सीजन का है 16, तो क्या करेंगे, दोनों जोड़ेंगे तो आपका आएगा 79.5। आप गुणा कर लेंगे तो भैया आएगा 79.5 ग्राम आएगा। और इधर इसका भी निकाल लेंगे, जल का 1 मोल, 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 16 है, यानी कि आपका आएगा 1 गुणे 16, 16 2 18, यानी कि आएगा टोटल 18 ग्राम। यानी आप सवाल के अनुसार आपको समझ में आ रहा होगा कि 79.5 ग्राम अगर क्यूप्रिक ऑक्साइड पर आप हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कर रहे हैं तो 18 ग्राम जल बन रहा है। अब देखेंगे, आप यही चीज लिखने वाले हैं, इसका मतलब 79.5 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड से प्राप्त जल की मात्रा, प्राप्त जल की मात्रा कितनी मात्रा प्राप्त हो रही है भैया? जल की 18 ग्राम लिख रहे हैं हम, 18 ग्राम। आगे देखेंगे तो 1 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड से प्राप्त जल की मात्रा क्या होगी भैया? 18/79.5। और इसी तरह से आपका आया कितना है भैया? दे रखा है कितना? 7.95 ग्राम। तो 7.95 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड पर कितना जल की मात्रा प्राप्त होगी? 18/79.5 इंटू कितना दे रखा है? 7.95। यहाँ पर 1 पॉइंट लगाएंगे तो ये संख्या बराबर हो जाएगी, बटा 10 आएगा, 10 से निकालेंगे तो आपका आएगा 1.8 ग्राम, यानी कि 1.8 ग्राम आपका आ गया जल की मात्रा। समझ गए भैया? बहुत आसान तरीका था, मोल्स को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया और हमें पता चल गया कि इतने ग्राम से हमें जल की मात्रा इतनी मिलती है, तो 1 से कितनी मिलेगी और फिर हमने कितना मात्रा ले रखी है उतने से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब आपका हमारा जो मात्रा आ गई जल की, अब जल की जो मात्रा आ गई वो भैया आ गई 1.8 ग्राम। अब आगे चलते हैं भैया, जल की कितनी मात्रा बनेगी? मात्रा तो हमें पता चल गई, तो जल की मात्रा हमें आ गई कितनी? जल की मात्रा हमें प्राप्त हो गई 1.8 ग्राम। और आपसे पूछा है क्या? जल में अणुओं की संख्या। आपको पता है जल में अणुओं की संख्या कैसे निकलेगी? अगर हमें मोल पता हो जाए तो मोल पता होने के लिए पहले तो हमें जल का अणुभार निकालना पड़ेगा। आपको बताया था मैंने मोल कैसे निकालते हैं। जल का अणुभार आपका कितना होगा भाई? 18 ग्राम, यानी कि H2O है ये। हाइड्रोजन का 2 हो गया आपका, ऑक्सीजन का 16 हो गया, 16 2 18 ग्राम आ गया। ठीक है भाई,
तो ग्राम मोलों की संख्या जल के ग्राम मोलों की संख्या कितना हो गई भाई, H2O के ग्राम मोलों की संख्या, ग्राम मोलों की संख्या निकालेंगे भैया। ग्राम मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, आपको पता है ग्राम में भार बटा अणुभार। ग्राम में भार आया 1.8 और भार आया आपका 18। क्या करेंगे भैया, सॉल्व कर लेंगे, भाग देंगे तो कितना आएगा भैया, यहाँ पर आएगा आपका 1/10 यानी कि आएगा 0.1 मोल, 0.1 मोल। अब क्या करेंगे, मोल की बात पता चल गई तो हमें पता है ना कि जल के 1 मोल में अणुओं की संख्या, जल के H2O के 1 मोल में, 1 ग्राम मोल में या 1 मोल में, 1 ग्राम मोल में अणुओं की संख्या कितना होती है भैया, अणुओं की संख्या एवोग्रेडो संख्या के बराबर होती, मैंने आपको लास्ट में भी बताया था, एवोग्रेडो संख्या के बराबर, एवोग्रेडो संख्या, ठीक है ना। एवोग्रेडो संख्या कितना है, 6.022 इंटू 10⁻23। अब हमें निकालना इतने मोल में, इतने मोल में 0.1 मोल में, 0.1 मोल जल में अणुओं की संख्या कितनी होगी भैया, गुणा हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, गुणा होगा 0.1 से, तो आएगा हमारा 6.022 इंटू 10⁻1 माइनस हो जाएगा तो 22 अणु आएंगे। तो ये हमारे पास जल के अणुओं की संख्या ही आ गई। बहुत आसान है, बिल्कुल बहुत आसान तरीके से आपने समझा। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। आज का ये लेक्चर हमारा खत्म होता है, ये चैप्टर आज हमारा एंड होता है।